Dear students, let's start with the first book of the economics with the chapter 1, the introduction of macroeconomics. As we studied earlier, the economics is divided in two parts, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is a term in which we study about the individual level, an individual consumer, individual producer, individual wholesaler or individual supplier. Now, we discuss about the term macroeconomics. Macroeconomics is originated from the Greek term macros, which means large. तो macroeconomics हमारी क्या है? Macroeconomics हमारी originate हुई है हमारे Greek term से macros, जिसका मतलब होता है large. अब macroeconomics होती क्या है? तो macroeconomics is a variable are those economics variable which are studied at the level of economy as a whole. Macroeconomics हमारे वो economics का पार्ट है जिसमें हम अपनी होल इकोनॉमी के बारे में, जैसे जब हमारी गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस करती है, जब हमारी गवर्नमेंट कोई सोशल वेलफेयर करती है, या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे इकोनॉमिक के होल लेवल पे करी जाती है या हमारी पूरी इकोनॉमिक लेवल पे या पूरी कंट्री के लिए की जाती है, तो वो टर्म्स हमारे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पूरे ओवरऑल लेवल की बात कर रहे हैं या पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी हम किसी होल लेवल की बात करते हैं या पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तो वहां हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द नेशंस टोटल आउटपुट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ टर्म्स like structural unemployment, disguised unemployment and many more. The rate of inflation. What is inflation? Inflation अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो inflation का मतलब होता है हमारी महंगाई। तो हमारी कंट्री में जितने ज्यादा चीजों के रेट बढ़ते हैं या जितने ज्यादा हमारी चीजें महंगी हो जाती हैं, वो परसेंटेज या वो रेट हमारा कहलाता है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज द नेशंस टोटल आउटपुट। द नेशन टोटल आउटपुट इज कैलकुलेटेड with the help of GDP. GDP is considered as a gross domestic product. So what is GDP? So GDP is a term in which we consider the total output which can be produced in our economy. हम अपनी इकोनॉमी में या हम अपनी कंट्री में टोटल जितना भी प्रोडक्शन करते हैं with the primary sector, secondary sector और the service sector. तो हम अपनी इकोनॉमी में जो भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजों का जो एडिशन होता है वो हमारा आता है जीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ इन द टर्म मैक्रोइकोनॉमिक्स वी फोकस ऑन सम टॉपिक्स लाइक द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? Aggregate demand refers to the total expenditure. It refers to the total expenditure incurred by the producer, wholesaler, a consumer, a household, or anyone. So, the total expenditure incurred in an economy is known as the aggregate demand. And aggregate supply. Aggregate supply refers to the total income. Total income हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे लोग मिलके जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, वो टोटल इनकम या एडिशन ऑफ इनकम या सम ऑफ इनकम जो होता है वो हमारा कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई। नाउ द नेक्स्ट इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द हाउस होल्ड एज वेल एज government. The consumption expenditure is done by the household sector, like us or like the any person with can expend our income on the different goods and services to satisfy his or her. Is the difference between microeconomics and macroeconomics. So let me discuss the five bases in which we divide the microeconomics and the macroeconomics. The first one is study. So in microeconomics we study at the individual level and at the macroeconomics we study at the whole level. Microeconomics में हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी हमारे पढ़ते हैं हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल का मतलब है जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड अ होलसेलर।
होल इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं हमारी होल बजट के बारे में, हमारे करंट एक्सपेंडिचर के बारे में, हमारे एग्रीगेट डिमांड के बारे में एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जिन भी टर्म्स के बारे में या जिन भी टर्म्स से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं अपने चैप्टर के अंदर, वो टर्म्स हमारे कहलाते हैं वेरिएबल। तो इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एट द माइक्रो लेवल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो in which study about the micro variable or a small variable like consumer, producer and supply. In the microeconomics we study at the macro level. Macro means large. So large aggregate demand and aggregate supply. Aggregate refers to the total. The third is scope of aggregation. एग्रीगेशन जो हमारा होता है जब हम अपने छोटी छोटी चीजों को एड ऑन करके जब एक लार्ज टर्म क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो रुपए करके 5 बार हम जब उनको ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू द 5। सो एग्रीगेशन रिफर टू द सम ऑफ टोटल वैल्यूज या सम ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज विच एड अप द टोटल वैल्यूज। तो इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज अ लिमिटेड स्कोप ड्यू टू द स्मॉल टर्म्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ अनलिमिटेड स्कोप ड्यू टू द होल इकोनॉमी। द फोर्थ वन इज सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें किस जगह पे आती है या कौन कौन सी चीजें ऐसी जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले मेरा आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मनी रिसोर्सेज हो, टाइम रिसोर्सेज हो, एनर्जी रिसोर्सेज हो और वट एवर द इट इज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करते हैं या उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कैसे उन्हें इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सप्लायर, होलसेलर मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। तो एट द माइक्रो लेवल वी स्टडी अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एट द मैक्रो लेवल वी स्टडी अबाउट द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट रिफर टू द टोटल प्रोडक्शन इनकर्ड इन एन इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी में या हम अपनी कंट्री में जो भी टोटल प्रोडक्शन करते हैं या टोटल जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारा कहलाता है लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द फिफ्थ टर्म इज मेथड ऑफ स्टडी। कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम समझेंगे कि ये हमारा माइक्रो टर्म है या फिर ये हमारा मैक्रो टर्म है। तो माइक्रो टर्म जो हमारा होता है वो हमारे आते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब जिसमें जनरली हमारे लिए सभी चीजें इक्वल होंगी या सभी चीजें हमारे लिए सेम होंगी। जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है तो वो जो भी इनकम अर्न कर रहा होगा उस इनकम को वो डिवाइड करेगा अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में और सेविंग एक्सपेंडिचर में। तो लगभग वो उसको हाफ या इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, तो वो उसके लिए जनरल इक्विलिब्रियम हो गया कि उसको सारी चीजें जो है वो अपने जनरल लेवल पे ध्यान देनी, उसको कंजप्शन भी करना है, उसको सेविंग भी करनी है और उसको बाकी चीजें भी करनी है। बट एट द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारी कुछ मार्केट, कुछ कंडीशंस या कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं लेकिन उनका बाकी अदर मार्केट्स पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारी इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूरे सारे लोग जितने भी कंट्री में लोग हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट होने से हमारा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो सारे अपने 100% एफर्ट डालेंगे या अपनी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ कोई भी वर्क परफॉर्म करेंगे। तो हमारे माइक्रो लेवल में जनरल इक्विलिब्रियम की बात होती है क्योंकि वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे होता है। वहीं जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये हमारा पार्शियल हो जाता है कि कुछ जगह ऐसी होंगी जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे होंगी और कुछ ऐसे स्टेजेस होंगी जो इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगी। जैसे नेक्स्ट आता है माइक्रो एंड मैक्रो इज अ पैराडॉक्स। माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब हो गया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइक्रो लेवल पे तो सही है बट हमारे मैक्रो लेवल पे वो सही नहीं होती। जैसे व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। मतलब जो चीजें हमारे माइक्रो लेवल पे सही है इट डजंट मीन कि वो हमारे मैक्रो लेवल पे भी सही हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है वो मंथली अपनी इनकम में से 1000 रुपीज सेव कर रहा है, कोई भी एक पर्सन है जो अपनी इनकम में से 1000 रुपए पर मंथ सेव कर रहा है, तो 1000 रुपए एक पर्सन ने सेव किया, ये उसकी सेविंग हो गई, ये उसके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो गया। तो माइक्रो लेवल पे तो ये चीज सही है क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल के बारे में सोच रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है या अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। तो उसने पर मंथ 1000 रुपए सेव किया तो एक साल में उसने 12000 रुपए सेव कर लिए। बट अगर हम बात करते हैं उसकी मैक्रो लेवल पे तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, लेट्स टेक 100 करोड़। तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है
100 करोड़, और अगर उन 100 लोगों ने हर महीने 1000 करोड़ सेव करना शुरू कर दिया तो इट बिकम अ ह्यूज अमाउंट। तो वो हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा या हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा या कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, उन सारी चीजों पे अफेक्ट करेगा। तो जो चीजें हमारे माइक्रो लेवल पे सही है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो हमारे मैक्रो लेवल पे भी सही होंगी, और जो चीजें हमारे मैक्रो लेवल पे सही है उसका ये भी मतलब नहीं है कि वो हमारे माइक्रो लेवल पे भी सही। उसका एरिया कितना ब्रॉड है, मतलब कितनी दूर तक वो फैली हुई है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हम क्या क्या चीजें उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे स्कोप में आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है जो भी इनकम हमें अर्न हो रही है विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन और बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन, मतलब हम अपनी कंट्री के अंदर रह के जो इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर हमें कंट्री के बाहर से कोई इनकम आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उसको हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस एक्सपोर्ट से जो हमें इनकम रिसीव हो रही है या जो इनकम हमें आ रही है उनका एडिशन प्लस हमारी डोमेस्टिक सेल का एडिशन को ऐड करके जो हमारा वैल्यू निकल के आती है वो हमारा कहलाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो भी गुड्स हमने अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर प्रोड्यूस करे हैं और उनका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो फिर चाहे डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर हो या फिर हमारे बाउंड्री लाइन के बाहर हो। इन शॉर्ट हमारे जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वो हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो वो मेरा कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेरा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसमें हमारे जितने भी गुड्स हमने प्रोड्यूस करे हैं वो प्लस उसमें से हम अपने डेप्रिसिएशन जो उन गुड्स पे लग रहा है या उन गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली मशीनरी पे भी जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के बाद जो मेरे फाइनल गुड्स तैयार होके आते हैं वो मेरे कहलाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल। नेक्स्ट मेरा आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी पॉलिसीज जनरेट करती है जिसमें वो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, या जैसे अभी आपने सुना होगा स्किल इंडिया मिशन शुरू हुआ, मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू हुआ। ये सारी पॉलिसीज जो थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो हमारा आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट मेरा आता है थ्योरी ऑफ मनी। मनी क्या होती है, कोई भी चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं या जिसके थ्रू हम कोई भी सामान बेच सकते हैं, वो मेरा कहलाता है मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी के हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी का मतलब होता है कि हम जो भी पैसा बना रहे हैं, जो भी मनी क्रिएट कर रहे हैं, वो मनी क्रिएशन होता कैसे है। तो मनी क्रिएशन का हमारा एक पूरा ये प्रोसेस होता है जो कि हमारे कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं थ्रू द लोनिंग एंड डिपॉजिट और लोनिंग के थ्रू बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे सेविंग पे है, हमारा सेविंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4% एंड हमारे लोनिंग जो गवर्नमेंट कर रही है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। मतलब गवर्नमेंट जो भी पब्लिक है उस पब्लिक ने जो सेविंग करी है कमर्शियल बैंक के पास उस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 9% का, और जो कमर्शियल बैंक हमारे पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है 9% पे। तो इन दोनों के बीच का जो ये मार्जिन है 5% का, ये 5% का जो मार्जिन होता है ये प्रॉफिट मार्जिन मेरा कहलाता है मनी क्रिएशन। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में मनी आती कहां से या कैसे सप्लाई होती है। तो इस पूरी सप्लाई ऑफ मनी का जो होलसेल इंचार्ज होता है वो होता है हमारा RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमारी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाता है या मनी सप्लाई डिक्रीज किया जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कंट्री में मनी सप्लाई को इंजेक्ट करते हैं या फिर अपनी मनी सप्लाई को विड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ गवर्नमेंट। इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो पूरी जब हम लोग ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, ओवरऑल सारी चीजों की बात करते हैं, तो वहां पे सबसे जरूरी चीज होती है हमारी बजट। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो गवर्नमेंट बजट होता है वो हमारा फरवरी में लॉन्च होता है, या तो फरवरी जिस दिन भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन कह देंगे उस दिन वो डिस्क्लोज हो जाएगा, या फिर लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी। इन दोनों ही केसेस में हमारा जो बजट है वो अनाउंस किया जाता है। ये बजट स्टेट वाइज भी आता है, पूरी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी मतलब पूरे हमारे इंडिया कंट्री का भी आता है और हमारे स्टेट वाइज भी आता है।
इस बजट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स पे पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि हर सेक्टर जो है उस पर इक्वली ग्रोथ मिल सके। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सबसे पहले मेरा आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जिस रेट पे हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हो गया? अपनी इंडियन रुपी, जिस रेट पे हम अपने इंडियन रुपी को कन्वर्ट करते हैं विद द यूएस डॉलर। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हमारा जो 1 रुपए है उस 1 रुपए का रेट चल रहा है 72 यूएस डॉलर। 1 रुपए के मतलब अगर हमें क्या कहते हैं, हम 1 रुपए उस कंट्री को दे रहे हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? 72 डॉलर्स। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको अगर 72 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं फॉर कंजप्शन ऑफ $1, कि हम अगर हमें $1 चाहिए तो हमें 72 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो यानी कि यहाँ पे कि जब आपको जब जिस भी रेट पे आप अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं वो एक्सचेंज टर्म या वो हमारा एक्सचेंज रेट मेरा कहलाता है एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट जो हमारी होती है वो हमारे परचेज एंड सेल दोनों पे डिपेंड करती है। मतलब जब भी हम कोई चीज खरीदें तब भी हम पेमेंट करते हैं, जब कोई चीज हम बेचते हैं तो हमें पेमेंट मिलती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि परचेज एंड सेल कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जो हम परचेज या सेल कर रहे हैं या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन चीजों के थ्रू जो भी हमें पेमेंट रिसीव हो रही है या जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं उन चीजों का बैलेंस जो होता है वो मेरा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इन शॉर्ट हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करनी है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। थ्योरी ऑफ मनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं एंड उस क्रिएशन का हम मार्केट में सप्लाई कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे हैं, या बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है। तो ये सारी जो चीजें होती है इन सारी चीजों की स्टडी हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में करते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसके, मतलब इसके क्या फायदे हैं, मतलब इसको हम पढ़ के क्या क्या फायदे मिलेंगे हमको। पहला, हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड गवर्नमेंट बजट, ये सारी चीजें हमारे स्कोप में हमने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट मेरा आता है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट एलोकेट करके या बजट को रीएलोकेट करके हमारी कंट्री में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स पे गवर्नमेंट हर साल इक्वली कंट्रीब्यूट करती है कि उन्हें किस सेक्टर को ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करानी है या किस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना है ताकि हमारे जो तीनों ही सेक्टर हैं उन पे इक्वली कंट्रीब्यूट हो और वो इक्वली ग्रो कर पाए। तो वो चीज हमारी आती है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस बजट के थ्रू गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है सर्टेनिटी या फिर एक हिंदी में कहें तो स्थिरता। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हम कम से कम फॉल भी ना करें, यानी कि हम अगर अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी इनकम को डिक्रीज भी ना करें। इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है जब हम लोग अपना मनी टर्म्स के थ्रू कोई भी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब मनी सप्लाई के थ्रू या अपने मनी टर्म्स के थ्रू या अपनी इनकम के थ्रू, जब भी हम किसी चीज को मेंटेन करने की या स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वो मेरा आता है मॉनेटरी पॉलिसी में। फिजिकल पॉलिसी में हमारा आता है जो हमारी टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जब हम अपनी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हैं, जब ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे हमें फॉलो करनी पड़ती है फिजिकल पॉलिसी। तो वहां पे हमें टोटल इनकम की पूरी कंट्री में इनकम कितनी जनरेट हो रही है और पूरी कंट्री में कितने लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर का जो पॉलिसीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि जो भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर परचेज एंड सेल, तो इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं और उन चीजों के थ्रू पास जो भी हमारे पास इनकम आ रही है या जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनका बैलेंस जो होता है वो मेरा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट मेरी आती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी जब करती है तो वो कुछ पॉलिसीज फॉर्म करती है।
तो उस टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी पॉलिसीज वो फॉर्म करती है वो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो माइक्रो और मैक्रो होते हैं वो पैराडॉक्स होते हैं, यानी कि जो चीजें हमारे माइक्रो टर्म में सही है जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो में भी सही हो। तो इसीलिए जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, जैसे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर कितना इकोनॉमी में हो रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एग्रीगेट सप्लाई, टोटल इनकम कितनी कंट्री में हो रही है। और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन कितना कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर, और हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेरी आती हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इंपॉर्टेंस हमारे क्या हो गए, हम लोग नेशनल इनकम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे अराइज होगी, बजट बना सकते हैं अपने पूरी इंडियन इकोनॉमी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्रू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड परचेज एंड सेल, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये फिनिश होता है। अब इस पूरी चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए।